अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। खुद उतारा, मुझे लग रहा था खुद। पावर बन गया भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। सर अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सब अच्छा चल रहा है ना? यस सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा। सर अल्हम्दुलिल्लाह सर। जबरदस्त जबरदस्त। चलें अटेंडेंस शुरू करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके बेटा। वालेकुम सर। वालेकुम। अटेंडेंस प्लीज। अब्दुल मोइज इरफान, अब्दुल मोइज इरफान, आबिद अली, प्रेजेंट सर। आफाक अहमद, प्रेजेंट सर। अफीफा प्रेजेंट सर। सोहेल। ओके बेटा ओके। अफीफा सोहेल। प्रेजेंट सर। ओके। अली हसन, प्रेजेंट सर। अली मुमताज, प्रेजेंट सर। अलीजा नजीर, अलीजा नजीर, अलीजा शहजाद, प्रेजेंट सर। अल्लाह बचायो, प्रेजेंट सर। अमीर हयात, आमना आदिल, आकिब सदीक, यस सर। अरबाज खान, यस सर। अरूज रियाज, यस सर। अरूस आसिफ, प्रेजेंट। आयशा अनवर, सर उसके माइक का इशू आ रहा है, वो भी लॉग इन कर रही है अभी थोड़ी देर में। आयशा हारून, प्रेजेंट सर। आयशा खान, प्रेजेंट सर। आयशा खान। ओके। बाबर एक्सक्यूज मी सर, मेरी अटेंडेंस लगा दें अब्दुल मोइज इरफान। बेटा अभी नहीं, अब जब दोबारा टर्न आएगा फिर कहना आपने। बाबर अली,
Present, sir. बख्त अली, Present, sir. बिस्मा जावेद, Present, sir. दुर मोहम्मद, Present, sir. ईमान नियाजी, Present. इज्जत बसुम, Present, sir. फहद अकरम, Present, sir. फैसल महमूद, फैसल महमूद, Present. फैसल साले, फैसल महमूद, फैसल साले, फैसल महमूद हैं? Yes, sir. ओके, फैसल साले, फैसल साले नहीं है हमारे पास। ओके, फैसल साले नहीं है बेटा, फैसल साले, राइट। फैजान खान, Present. फातिमा इजाज, Present, sir. गुलजमान खान, हबीबुल्लाह खान, प्रेजेंट सर। हमजा फरुख, Present, sir. हारिस इलाही, हारिस इलाही, हारून रशीद, हारून रशीद, हसनैन ताहिर, हुंसा यूसुफ, Present, sir. इफ्रा भट्टी, Present. इमरान आलम, प्रेजेंट सर। इस्मा, Present, sir. इफ्रा भट्टी है बेटा, इफ्रा भट्टी हमारे पास। जी जी सर। ओके बेटा। जुनैद अनवर, प्रेजेंट सर। कामरान नासिर, कामरान नासिर, ओके। कमल हसनैन, सर कमल अभी के मैसेज आए हुए थे कि अटेंडेंस लगा दीजिएगा। कौन कह रहा है? यही कमल। क्या कर रही है? पता नहीं कोई इशू है इनका इंटरनेट का। काशिफ आईआर, काशिफ आईआर हैं हमारे पास? काशिफ, काजिम अली, Yes, sir. Present, sir. ओके। एहसन मुर्तजा, प्रेजेंट सर। महनूर हसन, प्रेजेंट सर। महनूर हसन हैं हमारे पास? Yes, sir. Present. ओके। मलिक अब्दुल वहाब कासी, Present, sir. अच्छा। मरियम मरवा माहम हैं, मरवा माहम, Present, sir. मरियम मुमताज, Present, sir. महर मोहम्मद जरियाब अली, प्रेजेंट सर। मियां अफनान, Present. नाहिल अफजल, नाहिल अफजल, मोहम्मद असलम, मुबर्रा अरशद, Present. मुबीन भट्ट, मुदस्सिर उमर, Present, sir. अयानुर रहमान, प्रेजेंट सर। फाइज अकलीम, फाइज अकलीम, Present, sir. Present. मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हाशिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसन, प्रेजेंट सर। जहांजीब खान, प्रेजेंट सर। कमाल अवैस, Present, sir. मोहम्मद उकाशा, मोहम्मद उकाशा, उस्मान खान, उस्मान खान, उमर असगर, उमर असगर, प्रेजेंट सर। ओके। अंस कदीर, अंस, हैदर असलम, प्रेजेंट सर। खबर अली, प्रेजेंट सर। ओके। मोहम्मद मंसूर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शहरियार खान, प्रेजेंट। तौकीर फारूकी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर, प्रेजेंट सर। उज़ैर कासमी, Present, sir. वलीद भट्ट,
Present, sir. मुनज़्ज़ा कैसर, Present, sir. मुनीब मुश्ताक, Present, sir. मुस्तंसर रशीद, Present, sir. नादिया नौरीन, निमरा आरिफ, Present. नुमान परवेज, Present, sir. राबिया फिजा आमिर, Present, sir. राना हैदर मुमताज खान, राजिब खान, यार 2 मिनट बंद قبل इखलास राजिब खान, साद अहमद, साद नूर, ये सर उसका मैसेज है वो हैदराबाद जा रहा, नेट इशू आ रहा। बेटा अपने माइक्स को बंद रखें आप लोग। सगीर अली, प्रेजेंट सर। साहिबजादा सैयाब, सर आपने सईद अहमद कॉल नहीं की। अभी देखता हूँ। सईद अहमद बेटा हो गए, ओके। सैफुर रहमान, Present, sir. सलमान अली, यस सर। संगीन खान, प्रेजेंट में। संगीन खान के बाद साकिब शहजाद, Present, sir. सारा आलम, Present, sir. शानजा इकबाल, शानजा नहीं है, सुरैया कौसर, Present, sir. सवेरा हारून, Present, sir. सैयद मोहम्मद शाह जमान, यस सर प्रेजेंट। सैयद मोहसिन रजा बुखारी, प्रेजेंट। मोहसिन रजा बुखारी हैं हमारे पास। प्रेजेंट। मोहसिन रजा बुखारी प्रेजेंट, ओके, थैंक यू। अब और हैं हमारे पास मोहसिन रजा बुखारी के बाद सैयद मोहम्मद मूसा, Present, sir. ताहा जावेद, Present, sir. उसामा लगारी, यस सर। उसामा शब्बीर, Present, sir. वजदानुल हक, Present, sir. वर्दा आबिद, Present, sir. युसरा आरिफ, युसरा, जोहराना, जुनैरा जफर। Present, sir. ओके, अब जल्दी से जो लोग नहीं आए मैं नाम बताता हूँ, अगर हैं तो जल्दी से बता दीजिएगा मुझे। अब्दुल मोइज़ इरफान आ गए, ओके। अलीजा नज़ीर, Present. नज़ीर, ओके, ठीक है। आमिर हयात, आमना आदिल, फैसल साले, गुलजमान खान, हारिस इलाही, हारून रशीद, प्रेजेंट। हारून रशीद हियर, ओके। हसनैन ताहिर, कामरान नासिर, मनाहिल अफजल, मोहम्मद असलम, मुबीन भट्ट, Present. कौन है भाई? मुबीन भट्ट, ओके। Mubin Bhatt. ओके, मोहम्मद हमजा, और फिर है मोहम्मद उकाशा, उस्मान खान, अमार असगर, अंस कदीर, खावर Sir, अली, Maras is present. Present, sir. Ans अमार Kadir, सलीम ने। present, sir. यार ये क्या है, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? मैं इतनी आगे निकल गया हूँ। क्या नाम है पूरा, जल्दी से बताओ। Muhammad Amaras Asgar. मोहम्मद अमार असगर। अब ये गलत बात है, जब नाम कह रहा हूँ तब क्यों नहीं बोलते हो? Sir, Muhammad Ans Kadir भी। अब ये दोबारा से नए सिरे से देखना पड़ेगा मुझे। मोहम्मद अंस कदीर हो गया। उसके बाद और हैं खावर अली हैं हमारे पास, और नादिया नौरीन, राना सर हैदर। नादिया नौरीन का नेट प्रॉब्लम है, वो मैसेजेस कर रहे हैं कि सर को बता दें मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ये गलत बात है यार, ये आप लोग किसी की एडवोकेसी ना किया करें। जो लोग नहीं आ पा रहे सर उसको वो बोलें कह रहे टेक्स्ट मत करें। मैं ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो गया तो सही, वैसे टाइम चला जाएगा ना। नहीं, लेकिन मैं बेटा आपको ये कह रहा हूँ, कोई भी बंदा किसी की एडवोकेसी ना करे। यहाँ पे खुद आना चाहिए उनको, जैसे आप लोग सब आए हुए हैं। हैदर मुमताज ओके खान, सर। यस सर, ये काइंड इनको भेज। हाँ, हैदर मुमताज खान है नहीं है, राजिब खान, साद अहमद, साद नूर, और साहिबजादा सैयाब, फिर शानजा इकबाल, और युसरा आरिफ, जोहराना, युसरा आरिफ। अभी एक और बंदा बोल रहा था, क्या नाम था उसका? अंस के बाद कौन?
मोहम्मद हमारा स्टूडेंट है। जी जी। ओके, ठीक है बेटा। राइट गाइस। अच्छा गाइस, अब ऐसा है कि एक दो चीज़ें मैं आपके साथ ज़रा कंफर्म कर लूँ कि हमारे पास अब टाइम बहुत कम रह गया है और हमारा सिलेबस बहुत कवर करने वाला है। तो मैंने ये सोचा है कि आपका जो क्विज हुआ करेगा वो क्लास के टाइम पे नहीं हुआ करेगा, हम पैरेलल कोई टाइम फिक्स करेंगे, उसमें वो क्विज आप लोगों के ग्रुप में मैं ऐड कर दिया करूँगा और पोर्टल पे भी रख दूंगा, वहाँ से आप अपलोड कर लेंगे और उसको हल करके उसी टाइम ड्यूरेशन में देंगे। मीनवाइल जो हमारा क्लास का टाइम बचेगा उसमें हम अपने कोर्सेज को कवर करेंगे। ओके बेटा? सर ये बहुत अच्छा है सर। बिल्कुल सर। ओके सर। अच्छा, ये क्यों मैंने इसकी रीजंस थी हम क्यों क्लास के अंदर ले रहे थे, उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनको इनिशियल जो असेसमेंट्स हुई थी उनमें मुश्किल पेश आ रही थी। उस मुश्किल को रिमूव करने के लिए मैं भी ऑनलाइन रहता था और मेरी जो टीचिंग असिस्टेंट्स हैं, आपकी जो टीचिंग मेरी जो टीए हैं और आपकी ग्रुप के जो एडमिन हैं वो भी तहरीम, वो भी मसलसल हम क्या होते थे। अब मैंने सिर्फ आपको टाइम बताना है और वो फाइल अपलोड कर दिया करनी है, आपने उसी टाइम के अंदर उसको हल करना है बस, और हम अपना टाइम बचाएंगे। ओके गाइस, जी बेटा। सर राजीव खान प्रेजेंट है सर, माइक यार ये अनम्यूट नहीं हो रहा था। सर जी एक 3 दफा मैंने बोला है सर। अच्छा, ओके गाइस, अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यू फेज ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग। क्या रिपीट कर दूं भाई, अभी तो पढ़ाई कुछ नहीं है मैंने। सर जो आपने अभी बताया पहले। कुछ भी नहीं बताया मैंने तो। सर व्हाट अबाउट टुडेज क्विज जो डिले हुआ है वो कब होगा? हाँ वो बेटा मैं ग्रुप के अंदर टाइम दे दूंगा, आपको परेशानी हो। ओके ओके सर, श्योर। ओके सर, थैंक यू। Okay guys, Bismillahir Rahmanir Rahim. We are going to talk about the new phase of Pakistan foreign policy. Remember one thing, the only one principle that I am trying to establish in front of you guys with reference to the international relations and how international relations they are basically being conducted. That principle is all about the national interest. When I usually say that in international politics, there is no friend, no enemy, no morality, no norms, no tradition, no culture, no religion. One state's relation with the other state is basically based purely on national interest. National interest remains permanent. Nothing else is permanent. Only national interest is permanent. And when I say that national interest is permanent, every state is trying its level best to secure its national interest vis-a-vis other states. So the international politics in which the states they are being designed, they are facing what? The ruthless pursuit of self-interest. And it is already being conceived and believed that if one state is going to achieve the national interest, it means that that national interest of one state would be achieved at the cost of the other state. बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? So national interest is very important. National interest remains permanent. अब इस चीज को I'm going to connect this principle with the new phase of Pakistan foreign policy. Remember one thing, remind the thing that we people were learning in my last immediate class. In my last immediate class, I was talking to you guys with the frame of mind that in 1979, the US and Pakistan relations, they were at the lowest ebb, वो सबसे नीचे आ चुके हुए थे. And in October 1979, Soviet Union started to invade Afghanistan, and Soviet Union was entering Afghanistan. And in 1979, Pak-US relations, they were at the lowest ebb. They were at the lowest ebb, यानी सबसे नीचे थे. And Soviet Union was entering in Afghanistan. Soviet Union Afghanistan में enter हो रहा था. And then what happened? And then United States of America again decided to engage Pakistan. लेकिन when Soviet Union attacked Afghanistan, Pakistan adopted a very comprehensive stance. Pakistan was of the opinion that my neighbor is under attack. My neighbor is under attack. I cannot remain aloof. One point. Second point was that a Muslim state is being attacked by an atheist state. We cannot remain aloof. And the third stance was that a non-alignment member state is being attacked by a communist state. Pakistan cannot remain aloof. And remember one thing. Why? As I told you that from the day first, Soviet Union was considered an expansionist state. Expansionist state is a state which
goes beyond its border in order to conquer the other territories. So whatever the Soviet Union was existing at that time was basically composed of the occupied territory. And from the day first, Pakistan was having this fear in mind that sooner or later Pakistan will be becoming the next target of Soviet Union. Pakistan will be becoming the next target. And Pakistan was having this frame of mind. And if we people have also witnessed that in one way or the other, Soviet Union was trying to interfere politically in Pakistani circumstances, in Pakistani environment as well. And this was the thing that was not being accepted by Pakistani establishment. So when Soviet Union was entering Afghanistan, जब वो अफगानिस्तान में दाखिल हो रहा था, तो Pakistan decided to engage Soviet Union in Afghanistan. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में engage किया, because Pakistan was of the opinion that Pakistan is going to become the very next target. Instead of allowing it to come and take over Pakistan, we decided to engage Soviet Union in Afghanistan. And without the help of any country in this world, more than 2.5 years, Pakistan very successfully engaged Soviet Union in Afghanistan. Pakistan helped the Afghan people with the fiscal, with the monetary, with the weapon, with the trainings, and Pakistan helped the Afghan people which were not willing to see their territory being controlled and usurped by the Soviet Union. And Pakistan helped the Afghan people. They rose on their steps, and then they decided to go and show resistance to Soviet Union. And this is how Pakistan decided to engage, and Pakistan engaged Soviet Union very efficiently and very effectively. And not a single country in the world was helping Pakistan at that time. Remember one thing. And the second thing is, guys, जो दूसरी बहुत important बात है वो ये है कि Soviet Union, United States of America was waiting for this moment, because Soviet Union and Communist China, they played very important role while defending the United States of America in Vietnam. So United States of America was waiting for this moment. वो इंतजार कर रहा था कि ये अफगानिस्तान में घुसे. And United States of America wanted to make Afghanistan a Vietnam for Soviet Union. And we people were also were very injured, because you know that this was the same Soviet Union which played very, very important role in the disintegration of Pakistan. And Soviet Union played a very important role in the disintegration, and we people were already very injured. So Pakistan was injured, the United States of America was injured. And now, just 1 year ago, both US and Pakistan, they were not willing to reconcile with each other. But now what was happening? The US interest and the Pakistan interest was again converging on one point. And both states, they decided to adopt a common platform against their common enemy, Soviet Union. And then United States of America helped Pakistan economically, militarily, by every aspect. And Pakistan took the help and support from United States of America and waged very successful guerrilla warfare against Soviet Union in Afghanistan. और बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Yes sir, बहुत अच्छी तरह माशाल्लाह. And this was the thing that was happening at that time. This was the environment. And Pakistan ने कहा था कि we cannot remain aloof. My neighbor, a Muslim state and a non-alignment member state, is being attacked, and we would be. And Pakistan helped. Remember one thing. United States of America 1 year ago was very angry with Pakistan. And the very next year, what happened? The US President, Jimmy Carter offered Pakistan around $300 to $400 million as an aid in order to support Pakistan against the Soviet Union. And Pakistani President General Ziaul Haq refused this aid while saying that we are not requiring this peanut. You know why the word peanut was used? Jimmy Carter was the trader of peanuts in all over the world. So उसकी जमीन से peanuts produce होती थी. उसने कहा, I don't need this peanut, take it away. We have been successfully engaging Soviet Union in Afghanistan, and we would be engaging Soviet Union without your help. Go and take away. And then the Reagan, and then the Jimmy Carter was replaced after the new election. The new administration came in United States of America, and the President Reagan
decided to help Pakistan generously. And the first 6-year plan was, first 6-year aid plan was given to Pakistan, that was composed of $3.2 billion, equally divided for the economic assistance and for the military assistance. 3.2. Yeah, this was the 6-year aid project, and this was just a few amount of aid that was being received by Pakistan from the United States of America. And then in order to assist the Arab states, more specifically the Saudi Arabia, more specifically the UAE and the other Middle Eastern countries, they openly gave Pakistan, because United States of America, with the help of the like-minded states all over the world, was continuously propagating that Islam is under threat and each state has attacked in Islam. And to what extent this propaganda was being initiated? The American universities, they were supposed to redesign the curriculum of jihad, and jihad as a subject was being taught to the American students. Not only to the Americans, but jihad as a subject was being taught in the Middle Eastern countries, in the European world, and the millions of copies of Quran, they were being used for the propaganda in order to create harmony, that Islam is under attack. Islam is under attack by an atheist, non-believers. They are going to take over. The whole conflict, this was the whole conflict. Basically the conflict was between the capitalist and the couple and the communist, but religion was being used by United States of America, and we people were suffering at large, and we also allowed this thing to happen, and we became a proxy state. Basically the tussle was going on between the United States of America and Soviet Union and Pakistan in order to satisfy its own self, because this was the same Soviet Union which played an important role in the disintegration, and we took the help from the US, from the Arab states, from the Middle Eastern states, and international media propaganda campaign was being initiated against the Soviet Union. And then the people from Africa, the people from Latin America, the Far East Asia, the Northeast Asia, the Middle East Asia, the Oceania, the Indochina, and from all over the world, Mujahideen, the people who were being inspired because of the religion, the people who were being inspired because of the jihad, they started to come over in Pakistan. And this was not just the Pakistani government was training them. Pakistan was not training them. Chinese army was providing training. Egypt was providing weapons to Pakistan and Mujahideen. And Israel was also helping Pakistan to go for the successful resistance against the Soviet Union in Afghanistan. Iran was helping Pakistan. China was helping. Many other countries, European countries, they were helping Pakistan. And this is how Soviet Union made us to suffer by disintegrating Pakistan. United States of America was bleeding through the 1,000 cuts of the communist world, by the communist world, and United States of America also wanted to take revenge. Pakistan was suffering because of the role being played by the Soviet Union in this, and we wanted to take the revenge. And now the polar bear, the Soviet Union, was being trapped. And more than 80,000 people, 80,000 Mujahideen from all over the world, they were being trained by Pakistan's military and Pakistani intelligence agency, ISI. And then all of them, they were being sent in Afghanistan to wage war against Soviet Union. And we trapped the polar bear and trapped it very efficiently. And this is how we made the country that Soviet Union made us to disintegrate in two parts, and we made them to disintegrate in more than 17 parts. This is what we done with the help of the whole world. And what to talk about the economic aid? The first 6-year plan was being received by Pakistan under the Reagan administration, and the amount was $3.2 billion. And United States of America helped Pakistan. United States of America sold Pakistan 40 F-16, the most latest fighting plane, the fighter jet of that time, that was being sold by US to Pakistan. 40 us waqt hame mile, and that cost was being given by Pakistan with the help of the friendly states and by some few from its own resources. And then the United States of America came to give
When the first 6-year plan was expired, then the US came to give the second 6-year plan composed of the $4.2 billion. Gentlemen, ladies and gentlemen, let me tell you, say one thing very clearly. The amount that was being given to Pakistan by the United States of America was nothing in wake of the amount that Pakistan received from the whole world against the Soviet Union. Remember, बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. ये जो आपने आ रही बताया है। ये समझ नहीं आई। यस सर। क्या नहीं समझ आया बेटा? सर यही बात है कि जो अमेरिका ने पैसे दिए यानी पाकिस्तान को दुनिया के मुकाबले में, ये उर्दू में बताइए। मैंने कहा कि अमेरिका से जो पाकिस्तान को मदद मिली वो बहुत थोड़ी थी, बाकी दुनिया से बहुत मदद आ रही थी पाकिस्तान को, पैसा आ रहा था, सपोर्ट आ रही थी, डिप्लोमेटिकल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट, everything was being given by the whole world to Pakistan, and this is how Pakistan remained able to successfully engage the Soviet Union in Afghanistan, and this is how we made the Soviet Union to suffer and suffer hard. Not only suffer but to disintegrate. हमने Soviet Union का we played an important role by disintegrating in more than 15 to 16 countries. And the second year, remember one thing, the principle is one. What is that principle? What is that principle? Nothing is permanent. What is permanent? What is permanent? National interest. Yes, national interest. Your national interest is permanent. And now look here. We made them, and meanwhile, and then Sir? remember one thing. And then what happened? The very successful partnership started between the CIA and ISI, and this is how they started. This is how they started to go for the one of the most brutal guerrilla warfare against the Soviet Union. Soviet Union was the second superpower of the world, and Soviet Union was trapped in Afghanistan, and Pakistani ISI was playing very, very important role in order to engage, not only engage, in order to make it bleed, not only bleed, but also to disintegrate, and we made them to disintegrate. And this is how, and from that point onward, ISI became the one of the most important and one of the most powerful and one of the most dangerous intelligence agency of the world, the ISI. Remember one thing, ISI under the leadership of General Akhtar Abdur Rahman. General Akhtar Abdur Rahman is termed as the spy master, the fantastic spy master. And many universities of the world, they usually persuade their students to go and have the PhD in General Akhtar Abdur Rahman. And General Akhtar Abdur Rahman at that time was the Director General of ISI, DGISI, General Akhtar Abdur Rahman, and he was known as the most dangerous man on the planet, most dangerous. And CIA many a times tried to bypass this person. CIA many a times tried to bypass this person, but only, and every time ISI used to stand, no, we are the prime intelligence agency of Pakistan. We are supposed to work. You are supposed to have the sub role in Afghanistan. You are not supposed to become the front leader. We are the front leader. And this is how a very effective, and Pakistan, during this time, Pakistan relation with the other countries, they were very good. Like China, Pakistan trade was continuously rising. China was helping Pakistan in Afghanistan against the Soviet Union, and Pakistan's relation, Karakoram highway was being built during this time, and the industry, heavy textile industry, war industry, and other power generation project, defense related, Pakistan relations with China, they were booming. They were booming exponentially. Or Pakistan relation with the OIC countries, with the Muslim countries, they were also very good. And Pakistan was basically behaving like the lead role in the Muslim world. And Pakistan relations with China, Pakistan relation with India, they were also very smooth. They were also very smooth. They were not very bitter. They were not very good, but they were smooth. And Indian Prime Minister Rajiv Gandhi visited 2 times Pakistan during this time frame, and Pakistani president also visited, and cricket diplomacy was being initiated. What does it mean? It means that the Pakistan relations with India, they were very good enough, and so much so that Rajiv Gandhi was of the opinion that we were very close. We were very close to resolve the Kashmir. We were very close to resolve the Kashmir dispute, but then the crash happened.
and 32 people, including the President of Pakistan, General Ziaul Haq, General Akhtar Abdur Rahman, and 6 other generals from Pakistani, 1 ambassador, 1 US ambassador, and 1 star general, the brigadier from the United States. All of them, they were being crashed and they died. और सारी जिस जंग के अंदर वो खत्म हो गए. और Rajiv Gandhi was of the opinion that we are having the evidence that General Ziaul Haq is being murdered, assassinated because of the plane crash, and a conspiracy was there to kill that person. Like anyway, this was the other story. We are supposed to talk about the Afghanistan. So now Soviet Union was trying to go out of what? Afghanistan, and we people were not allowing it to go out of Afghanistan. And sooner or later, then international community helped the Soviet Union to come out of the Afghanistan, and we people were also willing to that this threat must be removed from Pakistani boundaries. And then Geneva Accord happened. Geneva Accord was basically composed of 4 basic agreements. The agreement 1 was the Soviet troops, they would be withdrawn. They would be going out of the Afghanistan. One thing. Second thing was the non-intervention and non-interference. Non-intervention and non-interference in Afghanistan. Non-intervention means no military intervention. Non-interference means no political intervention in Afghanistan. Third treaty was of Geneva Accord was international community. United Nations would be ensuring that no other country is going to intervene militarily and politically in Afghanistan. And the 4th point was the 40 lakh Afghan refugees, they were residing in Pakistan, and Pakistan government was of the opinion that we should send our guests safely to their homes, and international community should play an important role while sending them back to their homes with honor and dignity, with status and honor. इन चीजों के साथ. So Geneva Accord was basically composed of. लेकिन remember सर फर्स्ट क्या था इसका पॉइंट जिनेवा अकॉर्ड का? ये रीडिंग्स में लिखा हुआ है gentlemen, don't worry about that, but the thing is withdrawal of Soviet troops बाहर निकल जाएंगे. मेरी बात समझ आई है? Soviet troops यहाँ से बाहर निकल जाएंगे अफगानिस्तान से. These were the 4 agreements. Yes, sir. And these 4 agreements were being signed under the Geneva Accords, and then Soviet Union went. Remember one thing, only one aspect of the Geneva Accords was being acknowledged, was being fulfilled, and rest of everything was not united. And Soviet Union went back. Soviet Union was disintegrated into the more than 15 states, and then the United States of America became the only superpower in the world with the help of Pakistan. Soviet Union became the only global power with the help of Pakistan, and now United States of America was no more interested in Pakistan, and Pakistan was perturbed because of this development. But remember one thing, if United States of America was no more interested in Pakistan, we were also not interested in Pakistan very much in it, but we were always having the interest to get some monetary and fiscal aid, and United States of America now again became more harsh, and United States of America decided to even declare Pakistan a terrorist. Remember one thing, guys, national interest is permanent. Today's friend, tomorrow's enemy. Day after tomorrow's enemy, day after tomorrow's friend. This is something which happens in international politics. And the same thing happened with Pakistan even. And the United States of America used us. We were willing to be used. That's why we were being used, because we were having the beer sitting on our land almost. It was the second global superpower was sitting in Afghanistan along Pakistan border. And we were sensing the idea that sooner or later we would be made victim, because Soviet Union has always been an expansionist state. वो Afghanistan में अगर आया था, the very next target was to be Pakistan. And so Pakistan, instead of becoming the direct victim, we made them victim. And this is how the whole scenario was going on. And then the United States of America decided to go away from Afghanistan. US interests were no more now in Afghanistan, and Pakistan was left. Pakistan was left to deal with the Afghanistan issue. 40 lakh people, refugees, they were not sent back to their homes. The people who came all over the world in order to fight against the atheists in the name of jihad, they were in Afghanistan, and they were directly dealing with Pakistan because Pakistan was the trainer of those countries. And then what happened? A new phase started. Oh, bacha, yahan tak, if you have any kind of difficulty, you want to raise any kind of question, please let me know now.
सर जी सर मैं क्लास के शुरू से मैं प्रेजेंट हूँ। अभी मैंने अटेंडेंस चेक की तो आपने एब्सेंट लगाया था। आपने पहले भी यही कहा था कि किसी को किसी की अटेंडेंस नहीं लगानी है। आपने कहा था सर, मैं आपको बोल रहा था प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। जब अभी चेक की तो एब्सेंट लगाया था सर। आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम, जस्ट अ मिनट, ASLM। बेटा मोहम्मद असलम बोला था, तो अगर आपका कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम ना हो तो फिर मैं देख सकता हूँ इसको। सर आपने कहा था कि किसी को किसी का अटेंडेंस नहीं लगाना, ये बात भी आपने की। और मैं आपको अब प्रेजेंट प्रेजेंट कर रहा था, आप मेरे ख्याल से नहीं सुन रहे थे कि क्या प्रॉब्लम थी सर। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही होगी बेटा मेरे पास, तो इसलिए लगी ना फिर। थैंक यू सर, अभी लगी। ओके गाइस, ओके गाइस, नेक्स्ट। तो कहाँ थे हम? ये अटेंडेंस इज समथिंग द थिंग दैट इज नॉट बीइंग लाइक। जी बेटा, कोई हाँ और कुछ बताओ, सवाल पूछे यार। सर एक बात ये पूछनी थी कि उस टाइम पाक और अफगान का बॉर्डर का जो इशू था वो क्या रिजॉल्व हो चुका था या वो बीच में ही पड़ा हुआ था? देखिए पहले मेरी एक बातें गौर से सुनना, याद रखिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर इज अ परमानेंट बॉर्डर। दिस इज अ ऑफिशियल पोजीशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि अंडर दी वियना कन्वेंशन एंड डिफरेंट वियना ट्रीटीज, जो भी कॉलोनियल पावर्स आजाद हुई थी, वट एवर दी बॉर्डर एग्रीमेंट्स दे वर एग्जिस्टिंग, दो वाज कंसिडर एज दी परमानेंट बॉर्डर। और एक दफा पता नहीं क्लास में किसी ने कहा था कि इट वाज जस्ट फॉर 100 years। मैंने कहा था उसका सबूत लेकर आए। इट वाज नेवर मेंट फॉर 100 years। It is not written that agreement was for 100 years, even it is not written in the agreement। और अगर ये 100 years के लिए था तो अभी 93 के अंदर तो एग्रीमेंट हुआ, 47 के अंदर पाकिस्तान आजाद हो गया, 90, तो ये 60 सालों के अंदर वाई अफगानिस्तान डिसाइडेड टू रिफ्यूज इट, नॉट एक्सेप्टेड। तो मेरे कहने का मतलब है इट वाज अ फुल फ्लेज परमानेंट, और इसकी कोई एक्सपायरी लिमिट नहीं है। इट वाज अ परमानेंट बॉर्डर। ये उसका जब भी अफगानिस्तान के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आती है वो अपना एक नैरेटिव बनाती है, या नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आती है नैरेटिव बनाती है। इट वाज अ परमानेंट बॉर्डर, और पाकिस्तान ने हमेशा ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक परमानेंट है, बायलैटरल ट्रीटीज के साथ परमानेंट है, यूनाइटेड नेशन वियना कन्वेंशंस के साथ परमानेंट है, बहुत सारे लॉज के, और इसका कोई लिमिट। और अफगानिस्तान का ये जो स्टैंस है इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई रीजन नहीं है, मैं ना मानो कि रिटा। You get my idea? Yes sir. Okay. जी बेटा। सर जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे अटैक किया तो उन्होंने खुद ही रिटेलिएट क्यों नहीं किया? उनके पास फौज नहीं थी क्या? बहुत की थी, 10 लाख से ज्यादा फौज लेकर आए हुए थे वो। और इन्होंने गोरिल्ला वार, एक होती है कन्वेंशनल वारफेयर, फेस टू फेस आर्मीज लड़ती हैं, ठीक है, उसमें डिसाइड। और ये जो गोरिल्ला वारफेयर होती है ना, गोरिल्ला वारफेयर क्या होती है? आप छुप के मारते हैं, छुप कर आप छुप को मारते हैं और भाग जाते हैं, एम्बुश करते हैं, भाग जाते हैं, सेबोटाज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, भाग जाते हैं। तो इस तरीके से हिट करते हैं उसको। सर प्रॉक्सी वार कह सकते हैं उसको? जी बेटा, प्रॉक्सी वार ही कहते हैं उसको, प्रॉक्सी वार थी वो। सर ये आपने सारा पढ़ाया, ये 5वां फेज था। अल्लाह बेटा, मैंने बताया तो देना। अच्छा चलें आगे चलें यार, मैंने और भी चीजें एक क्वेश्चन है, कोई टू द पॉइंट क्वेश्चन है तो वो पूछिए जरा, जो लेक्चर सर मेरा सर 4 आपने सर मेरा है ना सर, मैं पूछ रहा हूं ये 5वां के वही वाला बेटा। मैंने कोई जंप तो नहीं कर दी, आपके पास रीडिंग नहीं है, देखिए ना उसको खोल के। आगे बेटा जी सवाल कीजिए आप जरा कोई। सर रशिया वापस बदला लेगा हमसे या नहीं आगे आने वाले टाइम में? रशिया तो अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमें कि आप हमसे गैस ले लो, आप हमसे ऑयल ले लो, आप हमसे सारी चीजें ले लो, हमें पानी तक देना। पहले वो कहता था आई वुड बी टेकिंग ओवर यू, आई वुड बी कंट्रोलिंग यू, वी वुड बी कंट्रोलिंग यू। दैट्स व्हाई द सोवियत यूनियन वाज ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज इन पाकिस्तान। रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी इसकी है। वो पोलर बियर है, रेड इज देयर मार्क। डेंजर वाज सोवियत यूनियन था, इसी वजह से उसने पूरा ये जो बेल्ट था पाकिस्तान का, अफगानिस्तान बलोचिस्तान के अंदर सुर्खे पैदा किए, कम्युनिस्ट पैदा किए, और ये KPK के अंदर सुर्खे पैदा किए, लादीनियत लोग पैदा किए उन्होंने। वो पाकिस्तान के अंदर नहीं चाहता था या किसी भी तरीके से पाकिस्तान को, वो एक्सपेंशनिस्ट था पाकिस्तान को। अब डिसइंटीग्रेट हो गया, अब कम्युनिस्ट नहीं है वो, अब वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी को कर चुका है। अब वो ट्रेड करना चाहता है, बायलैटरल एग्रीमेंट करना चाहता है, हमें कहता है, हमें रिक्वेस्ट करता है, पाकिस्तान उससे रिक्वेस्ट करता है। तो चलो बराबरी की सतह पे तो बात, पहले वो कहता था आई वुड बी टेकिंग ओवर यू। ओके गाइस, कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है बेटा? सर ये चाइना भी तो कम्युनिस्ट है, तो हमने उससे क्यों अच्छा ताल्लुकात बनाए हैं?
बेटा ये सवाल मैंने पिछली क्लास में भी जवाब दिया था, वो एक्सपेंशनिस्ट नहीं है। एक्सपेंशनिस्ट कौन होता है? जो दूसरों की जमीन पे कब्जा करता है। अच्छा सर जी सर, उस टाइम आपने कहा कि ना लोग बाहर से आ रहे थे जिहाद के नाम पे पाकिस्तान की हेल्प कर रहे थे, और आपने एक बात ये भी की थी कि चाइना भी हेल्प कर रहा था। तो चाइना उस वक्त क्यों हेल्प कर रहा था? वो भी तो उसी वक्त कम्युनिज्म में था ना। बेटा ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। लास्ट क्लास में थे आप? जी सर, मैंने सारे आपके लेक्चर्स में। हाँ, तो लास्ट क्लास में मैंने क्या बोला इसीलिए था कि उनका आपस में कम्युनिज्म का अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया था विद रेफरेंस टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ सोवियत यूनियन का कम्युनिज्म इंडस्ट्रियल था और चाइना का कम्युनिज्म एग्रीगेरियन था। मेरी बात सुन रहे हैं आप? तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया था विद रेफरेंस टू द इंटरप्रिटेशन, और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। Okay guys, now we are going to start the new phase of Pakistan foreign policy. Very important. इसको कहते हैं पोस्ट। माइक्स बंद करें बेटा, माइक्स। So now we are going to start the new phase of Pakistan foreign policy that is known as the post-Cold War era, post-Cold War era and Pakistan's dilemmas. Remember one thing. In this whole phase, Pakistan was facing four basic problems, four main dilemmas. Number one was the drift in US policy. Drift in US policy means change in US policy. Change आ गई US की policy के अंदर, एक बात। दूसरी बात ये थी the अफगानिस्तान इशू, अफगानिस्तान का इशू, क्योंकि अमेरिका सब कुछ यहाँ पे छोड़ के चला गया and we people were face to face them. हमें मजबूर किया कि अब उनके साथ फेस करो। और दूसरी बात थी कि कश्मीर इशू। और थर्ड जो प्रॉब्लम पाकिस्तान दैट गोइंग न्यूक्लियर। अब एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ इस सारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या चल रहा था। ड्रिफ्ट इन यूएस पॉलिसी। अब देखें 79 में पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे वर हेड ऑन। Just after 2 years, they started cooperation against their common enemy. Pakistan made US the superpower. Remember one thing. Pakistan made the US superpower. किसी और ने नहीं बनाया, वही made them. Pakistan made them US the superpower. अदरवाइज सोवियत यूनियन वहां पे था। दूसरी बात। तीसरी बात ये क्या, अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टार्टेड टू डिक्लेयर पाकिस्तान अ टेररिस्ट स्टेट। क्या कहने लग गया कि पाकिस्तान इज नर्चरिंग द टेररिस्ट। पहले वो कुरान मजीद का प्रोपेगेंडा करवा रहा है, कुरान मजीद की कॉपीज को स्प्रेड कर रहा है। रिलीजन इस्लाम इज बीइंग अटैक्ड बाय एथिज्म, ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। Mujahideen from all over the world, they were centering here. 80,000 Mujahideen were being produced by Pakistan and other countries for Afghanistan from all over the world. 80,000. Now earlier they were Mujahideen, now they were becoming terrorists. Change in policy, change in national interest, more specifically I'm talking about. So Soviet Union was disintegrated. United States of America was the only superpower in the world. And United States of America was doing whatever the US was willing to do, and even Pakistan was not being spared. Pakistan को भी नहीं छोड़ा, and he started to deal Pakistan by declaring Pakistan a terrorist state. और दूसरी, and United States of America came with its own world order, US world order, new world order. Order किसको कहते हैं? ये जो world order होता है ना, आपने लफ्ज सुना होगा, American world order, Chinese world order. ऑर्डर का मतलब होता है अरेंजमेंट। वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब अरेंजमेंट ऑफ द वर्ल्ड। यूएस वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब अरेंजमेंट ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ यूएस। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? Yes sir. Okay. Then what happened? Arrangement of the world. अच्छा, अब United States of America came with its own new world order and United States of America imposed 4 sanctions, 4 किस्म की पाबंदियां लगा दी। पहली पाबंदी लगाई 1990 के अंदर कि पाकिस्तान is making a nuclear bomb and Pakistan is involved in nuclear bomb and Pakistan is exporting the technology of nuclear bomb to Libya and to Iran and to North Korea वगैरह वगैरह, and Pakistan is basically the terrorist state. Pakistan is involved in the non-proliferation. Pakistan is not the signatory of the NPT and Pakistan is involved in, और पाकिस्तान को इसके ऊपर लगा के उसने क्या कर दिया स्टार्ट। याद रखिएगा, पाकिस्तान मेड इट्स न्यूक्लियर डिवाइस इन 1983 के अंदर हमने बना लिया था, अपना एटम बम बना लिया था। लेकिन उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका केप्ट मम्ड साइलेंट, क्योंकि द ग्रेटर इंटरेस्ट वाज बीइंग अचीव्ड बाय सोवियत यूनियन, बाय पाकिस्तान अगेंस्ट सोवियत यूनियन। उस वक्त साइलेंट था, और जब वो मसला हद हो गया, अब पाकिस्तान के ऊपर आ गया कि तुम न्यूक्लियर बम बना रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, और पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा दी।
दूसरी पाबंदियां लगाई. The second sanctions were being imposed by Pakistan when Pakistan decided to go for the nuclear tests 1998 के अंदर. और फिर पाकिस्तान ने जब ओपनली न्यूक्लियर टेस्ट किया, इवन देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इम्पोज सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान. थर्ड पाबंदियां लगाई व्हेन परवेज मुशर्रफ imposed martial law in Pakistan and democratic setup was dissolved उसको. और fourth sanctions were imposed by Pakistan against Pakistan by United States of America in 2003-2004 because this is a time when Pakistan was testing its missile technology. Shaheen 1, Shaheen 2, Shaheen 3, Shaheen 4, Hataf 1, Hataf 2, Hataf 3, Hataf 4, Gauri 1, Gauri 2, Gauri 3 वगैरह. So we people were doing what? We were testing our missiles. So even United States of America imposed sanctions against Pakistan और पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा दी. So what does it mean? It means that United States of America now pressurizing Pakistan culturally, politically, economically, militarily, and was isolating, was even declaring Pakistan. Remember one thing, सिर्फ 2 साल हुए हैं सिर्फ अभी इस बात को, सिर्फ only 2 years, within just 2 years, the whole thing started to happen against Pakistan. National interest. No convergence of interest, they fall apart from each other. Convergence of interest, they kept on same side. They went on same side. This is something which happens. National interest, कोई morality, कोई friendship, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है. Only national interest is important. उसके बाद now coming to the सर थोड़ा सा बता दें कि इसमें क्या नेशनल इंटरेस्ट होगा यूएस का कि वो पाकिस्तान पर ऐसे 2 साल बाद. बेटा ये देखिए ना कि पाकिस्तान अब वो रिलीजन, ये इस सारे सिनेरियो को, ये 90s के डेकेड की बात कर रहा हूँ, और इसके अंदर सैमुअल पी हिंटिंगटन का एक नावल आया, बुक आई थी जिसको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहते थे, कि उसके अंदर ये बताया था, पहले उससे पहले फ्रांसिस फुकुयामा ने एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन लिखा था. सारे ये जो आपका क्वेश्चन है उसको समझने के लिए इतना बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा. वो कह रहा था कि अब दुनिया के अंदर अमेरिका को पहले जो थ्रेट था दैट वाज ऑल फ्रॉम सोवियत यूनियन. कम्युनिज्म हैज गॉन डाउन, कम्युनिज्म हैज गॉन डाउन, वो खत्म हो गया, नीचे चला गया. अब नाउ न्यू थ्रेट इज कमिंग, द न्यू आइडियोलॉजिकल थ्रेट, दैट इज द रिलीजन, एंड रिलीजन इस्लाम. सो पाकिस्तान इज द मेन फ्लैग बैरियर, पाकिस्तान इज द मेन थिंग. इसको स्प्रेस किया जाए. अमेरिका को नया कॉन्फ्लिक्ट, नया थ्रेट जो आना है वो रिलीजन से आना है. और वो सैमुअल पी हिंटिंगटन ने इसी का कहा था कि न्यू कॉन्फ्लिक्ट वुड बी बिटवीन द क्रिश्चियन वर्ल्ड एंड द मुस्लिम वर्ल्ड एंड द रिलीजन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी. तो वो अब क्योंकि पाकिस्तान वाज बिकमिंग न्यूक्लियर पावर वाज वेरी हार्ड, और अब उन्होंने वो जो पहले रिलीजन यूज किया उसी रिलीजन को टेररिस्ट कहना शुरू कर दिया. अब इस सारे बैकग्राउंड को ये समझना है. आप समझ आ रही है ना मेरी बात की साकिब? जी बिल्कुल सर. तो ये वो सिनेरियो था, उस सिनेरियो को ध्यान में रख के आपने चीजों को समझना है. अच्छा जी, उसके बाद दूसरा कौन सा था, क्या बात कर रहे थे हम, कहाँ थे? दूसरा प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम वाज अफगानिस्तान इशू. अब Geneva Accord was signed and there were 4 agreements. Only 1 agreement was fulfilled and the 3 they were not being discussed, they were not being fulfilled. Non-intervention, वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो गई. पहले जो मुजाहिदीन थे लाइक गुलबदीन हिकमत यार, उसके बाद अहमद शाह मसूद था, गुलबदीन हिकमत यार था, और बुरहानुद्दीन रब्बानी जैसे ये जो मुजाहिदीन थे. अब ये जो मुजाहिदीन इस सोवियत यूनियन के जाने के बाद a puppet communist regime was installed in Afghanistan by the Soviet Union. जब वो जा रहा था कम्युनिस्ट, तो उसकी वजह से सिविल वॉर शुरू हो गई. सिविल वॉर जब शुरू हुई है, ये जो सिविल वॉर शुरू हुई है, तो ये बहुत हालात ख़राब हो गए. और पाकिस्तान के लिए वो जो जिन नहीं होता था मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊं, जो पूरी दुनिया से जो मुजाहिदीन आए हुए थे अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे अब अभी में क्या करें. वो सिविल वॉर के अंदर इन्वॉल्व, ब्लड शेड, वायलेंस, ईच एंड एवरीथिंग स्टार्टेड टू हैपन इन अफगानिस्तान. और ये होना शुरू हो गया और वॉरलॉर्ड्स के दरमियान फाइट शुरू हो गई. देन क्या हुआ? अच्छा, ये है 91 से लेकर 94 तक के. इस दौरान के अंदर there are almost 18 provinces अफगानिस्तान, बल्कि 36 के करीब provinces आई बिलीव, जितने भी हैं ये जो provinces हैं अफगानिस्तान के, इन सब के अंदर different warlords, they started to control their own government, they started to have their own government. So Afghanistan was divided, there was not a single central government. और सिविल वॉर हो गई है, और इस वजह से वहाँ पे बच्चों की, औरतों की और किसी की इज्जत महफूज नहीं थी और बहुत बुरे हालात थे. इस दौरान कंधार के इर्द गिर्द के इलाकों में जो थे, वहाँ पे बेरहमती के वाक़यात होने शुरू हो गए, ख़वातीन की बेरहमती के वाक़यात.
बच्चों की बेरहमती के वाक़यात, तो वो बेचारे रोते रोते उसके आजू बाजू के लोग आते। कंधार के मदरसा, एक मदरसा था बहुत पॉपुलर था, वहाँ पे उसका लीडर था मुल्ला उमर। मुल्ला उमर वाज द हेड। लोग उसके पास फरियाद लेकर आए, आप हमें बचाएं, आपके पास बच्चे लोग हैं वो हमारे। तो मुल्ला उमर स्टार्टेड टू हेल्प पीपल, और जब उसने पॉपुलैरिटी हासिल की तो देन सूनर और लेटर ही कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान द 90% टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान विद इन 3 years। तो ये अफगानिस्तान इशू वाज टॉर्मेटिंग पाकिस्तान, इट वाज कंटिन्यूसली हॉन्टिंग पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को हॉन्ट कर रहा था। और इसमें पाकिस्तान के दो पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान वांटेड टू क्रिएट अ प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट ओवर देयर, क्योंकि जब भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आती है, ये जब भी अफगानिस्तान में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आती है, वो कहती है ये बॉर्डर हमारा है, और जब भी प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट हालात सीधे हो जाते हैं। ये हमेशा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया हमेशा से, इसलिए पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है इन अफगानिस्तान देयर शुड बी, इफ नॉट प्रो देयर शुड बी न्यूट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए इन अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान की हमेशा से पॉलिसी रही है। तो हम इसी वजह से फिर पाकिस्तान हेल्प दी मुल्ला उमर टू कम इन पावर, एंड मुल्ला उमर केम। इसको फिर ये तालिबान उठे, ये मुजाहिदीन नहीं थे, ये देवर तालिबान का फिनोमेना, मुजाहिदीन का फिनोमेना, यू हैव टू सी इट इन डिफरेंट वेज। वो दूसरे तालिबान थे, फिर ये वो मुजाहिदीन थे, ये तालिबान थे, और ये दे स्टार्टेड टू इमर्ज, एंड दिस इज हाउ द थिंग्स स्टार्टेड टू गेट। और दूसरी बात ये थी कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट क्रिएट करनी है अफगानिस्तान के अंदर, एक तो प्रो पाकिस्तान होनी चाहिए, और ये जो 40 लाख मेहमान हमारे घर में थे, अफगान मेहमान, इनको हमने वापस उनके बाइज्जत तौर पे इनके घरों में भेजना था। तो इसी वजह से पाकिस्तान चाहता था कि एक प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट आए जो इन सबको इज्जत के साथ लेके जाए और इनके घरों में आबाद करे, और अगर कोई दूसरी और उनको हम सपोर्ट करेंगे, ये अपने घरों को जाएंगे। तो ये दो सिनेरियो थे अफगानिस्तान के। तीसरा था बड़ा इंपॉर्टेंट, कश्मीर। रिमेंबर वन थिंग, बिफोर 1990 कश्मीर वाज ऑलमोस्ट अ डेड इशू। कश्मीर वाज ऑलमोस्ट अ डेड इशू, तो कश्मीर एक डेड इशू बन चुका हुआ था, एंड इंडियन गवर्नमेंट वाज कंटिन्यूअसली किलिंग एंड रेपिंग women and so forth, atrocities they were being committed, and the whole society at large was basically depicting the image of like a prison for तकरीबन कोई 80 लाख के करीब, ये जितने भी लोग हैं उनके लिए it was like a prison बना हुआ था 90s से ऊपर। Now the people who gathered on the name of religion and Islam, the people who gathered on the name of jihad, they were sitting in Afghanistan and they were looking towards Pakistan. What should we be doing now? What should we be doing now? अब हमें क्या करना चाहिए? What should we do now? हमें क्या करना चाहिए? पाकिस्तान का, why you are here? They were of the opinion on the name of Islam. Pakistan को Afghan jihad is over. Now go to the Kashmir, and then Pakistan started to send them in Kashmir. और ये they were so clever. They were so experienced campaigners, because उन्होंने तो दुनिया के सुपर पावर का मुकाबला किया था। They were having the capability to even face the super power. उन्होंने उसको defeat दी थी। When they entered in Kashmir, then the picture was totally changed. On daily basis, they started to kill Indian officers, Indian army, and then the whole issue they started to come in the international spot. तालिबान की बात कर रहे हैं ना सर? नहीं बेटा, मुजाहिदीन की बात करो। ठीक है सही है। जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था, ये कौन था? अच्छा, ये देखें, ये जो टीटीपी है ना, टीटीपी, अफगान तालिबान जो हैं उनको टीटीपी के साथ मिला के ना देखें आप। टीटीपी इज अ डिफरेंट थिंग। अफगान तालिबान का फिनोमेना इज डिफरेंट थिंग। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाज बेसिकली दी loose umbrella organization composed of the more than 56 groups, and they were criminals, they were looters, they were kidnappers, abductors. ये वो लोग थे और ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे थे। They were criminals, either they were being financed by the CIA, मोसाद, KGB, RAF, FBS, खद वगैरह जो भी है, ये अपने इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान में बदअमनी कर रहे थे। इंडिया इनको हेल्प कर रहा था, फंडिंग कर रहा था, दूसरे ममालिक भी कर रहे थे इन ऑर्डर टू डिसमेंटल। वो चीज़ें मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ न्यू ग्रेड गेम के अंदर, उसको यहाँ पे नहीं लेकर आना हमने। तो दिस वाज द होल सिनेरियो। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है was quite different from the तहरीक तालिबान अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के जो तालिबान थे, they were somehow more religious, they were not criminals in nature। लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान के जो लोग थे, they were specifically criminals, और इसी वजह से पाकिस्तान ने उनके खिलाफ ऑपरेशंस किए, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंगें की। बच्चे मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, अच्छा,
देन व्हाट हैपेंड? अच्छा, अब अगली जो चीज देखनी है, जो अगली चीज है, अफगानिस्तान प्रॉब्लम वाज गोइंग ऑन एंड देन फिर गोइंग न्यूक्लियर. इंडिया ऑन 11th of May and 13th of May again tested its nuclear devices. उसने न्यूक्लियर धमाके किए. और remember one thing, India exploded its first nuclear devices in 1974. 1974 के अंदर भी उसने किया था. Then in 13th and 11th and 13th May of 2000 in 1998 इंडिया एक्सप्लोडेड 5 और 6 वाट जितने भी थे, 2-3 नाकाम हो गए थे उनके. उन्होंने वो न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट किए. जब उन्होंने वो न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट किए ना, तो नाउ प्रेशर वाज माउंटिंग ऑन पाकिस्तान दैट इफ पाकिस्तान इज possessing a nuclear weapon, then Pakistan should again go for a test. And Pakistan was claiming that I am having my own nuclear devices since 1983. मेरे पास तो 83 से है, हमने एटम बम बनाए हुए हैं. अब now this was a high time. अब इसमें फैक्टर्स क्या थे? Which factors persuaded Pakistan to go for the nuclear bombs? पहली बात तो ये थी, when India exploded, India tested its nuclear devices in Pokhran on 11th and 13th of May, and they were waiting for Pakistani response. And they were of the opinion that जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, they were of the opinion that Pakistan is not having nuclear, and they were becoming very hawkish towards Pakistan. They were of the opinion this is the high time to take over the whole Pakistan even. And they were coming up with very slang words like Pakistani सेना तो गधों पे सफर करती, इसको क्या पता एटम बम क्या होता है, हम पूरी धरती माता को इकट्ठा करेंगे, पाकिस्तान को ले लेंगे, पाकिस्तान को मजा चिखा देंगे, पाकिस्तान को तबाह कर देंगे. These were the statements, hawkish attitude by the Indian Union ministers. And this was the one pressure. And pressure was mounting, if we are having, we should go for nuclearization. Second thing ये थी, international community was showing very hypocritical behavior towards Pakistan. They were not stopping India from doing these things, even America, even Europe, but they were pressurizing Pakistan, don't do this, don't do this, don't do this. And Pakistan was of the opinion that if you want to see me, I should not be doing this thing, then give me some larger package, like $100 billion हमें दे दो. हम नहीं करेंगे. लेकिन वो भी नहीं दे रहे थे, ना इकोनॉमिक पैकेज दे रहे थे, बल्कि इंडिया को शाबाश कर रहे थे, एंड पाकिस्तान को व्हाई यू आर डूइंग दिस, व्हाई यू आर थिंकिंग दिस, व्हाई यू आर प्लानिंग दिस वगैरह वगैरह. थर्ड फैक्टर व्हिच परसुएडेड पाकिस्तान को फॉर द न्यूक्लियर थिंग्स, जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वो ये था कि व्हेन इंडिया वाज हैविंग नाउ हायर हैंड एंड पाकिस्तान वाज एट द लोअर साइड, एंड इंडिया वाज कंटिन्यूअसली थ्रेटनिंग पाकिस्तान कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पाकिस्तान को तकसीम कर देंगे, काट देंगे, धरती माँ को इकट्ठा कर लेंगे वगैरह वगैरह. एंड पाकिस्तान वाज इन द नीड to declare itself that we are also possessing what? Since 83, Pakistan was searching for this moment to come. And this was the highest level of opportunity available. And then we decided now or never. And then what happened, ladies and gentlemen? वो आप लोगों ने सूरह अल-कारिया पढ़ी है ना, अल-कारिया तुम अल-कारिया वमा अदराका मल कारिया. Yes, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सर आवाज नहीं आ रही. सर आवाज नहीं आ रही आपकी. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सर आवाज नहीं. सर कह रहे हैं 1 मिनट. ओके, देन सूरह अल-कारिया के अंदर अल्लाह ताला ने, वो तो क़यामत का मंजर है ना, वो भी क़यामत का. हमने सिर्फ दुनिया का 2 सेकंड्स की वीडियो दी है. वो इतनी हॉरिफिक टेरिफाइंग वीडियो थी कि वो पूरे का पूरा पहाड़, द होल माउंटेन वाज बर्निंग एंड द रॉक्स, कमरे से बड़ी बड़ी रॉक्स, दे वर फ्लाइंग लाइक फ्लेक्स, वो उड़ रहे थे. ये इतनी हॉरिफिक वीडियो थी, इतनी हॉरिफाइंग वीडियो थी कि पूरी दुनिया, द होल वर्ल्ड वाज सरप्राइज के व्हाट काइंड ऑफ एटम बम्स पाकिस्तान इज पोसेसिंग. ये पाकिस्तान का जो एटम बम है ना, ये अपनी जनरेशन में मोस्ट एडवांस एटम बम था उस वक्त का, और इंडिया का बहुत आउटडेटेड वेपन था.
वो था, और उसका कुछ तो ठुस ही हो गए थे, यानी चले ही नहीं थे। और हमने फिर ज्यादा किया और चागी के अंदर करके दिखाया एंड और फिर वो जो यूनियन मिनिस्टर, अब दिस इज द हाई टाइम टू टेक ओवर द होल इंडिया, दिस इज द हाई टाइम टू टेक ओवर द होल पाकिस्तान एंड मर्ज आवर धरती माता, वो कहते हैं लड़ने का क्या फायदा है भाई, हम तो सदियों से इकट्ठे रहे हैं ना, इधर लड़ने का क्या फायदा है। This was a scenario. सर आप पूरे एक्टर लग रहे सर। छोड़ो ना यार, बस ये कि गुस्सा आ जाता तो फिर एक्टर भी बनना पड़ता है ना, क्या करूं। तो this is how the things were going on between Pakistan and India, और फिर हमने न्यूक्लियर धमाके किए, फिर पूरी दुनिया। These were the 4 dilemmas and remember one thing and then once for all. Otherwise इंडिया हमेशा हमें कह रहा था कश्मीर को ले लेंगे, पाकिस्तान को ले लेंगे, धरती माता को इकट्ठा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मुस्लिमों को भगा देंगे, ये करेंगे वगैरह वगैरह। अब क्या लड़ने का क्या फायदा है भाई, है ना। So these were the scenarios. तो और ये अच्छा, अब मेरी बात सुने, अब क्वेश्चंस लेना है चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से क्वेश्चन। जी बेटा। सर उस वक्त हमारा एटम बम लग रहा था, जोर से बोलो सर हमारा आवाज नहीं आ रही। सर हमारा उस वक्त एटम बम अगर इतना तगड़ा था तो हमने कश्मीर के लिए एफर्ट क्यों नहीं की सर। जाने देखो मेरी बात सुनो, ये बंद करो, माइक बंद करो। ये मिनिमम क्रेडिबल डिटेरेंस के लिए रखा, हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम उसको जवाब देंगे। हम एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, हम अग्रेसिव नहीं है, हम पीसफुल स्टेट है। हमने अपने दिफा के लिए रखा है, किसी मुल्क को फतह करने के लिए नहीं रखा, किसी मुल्क को तबाह करने के लिए नहीं रखा। मेरी बात सुन रहे हैं आप? सर कश्मीर तो हमारी टेरिटरी है ना, कश्मीर तो हमारी टेरिटरी हम क्लेम करते हैं। अच्छा सुने, आप बंद करें इसको, माइक को बंद करें। एक बंदा कह रहा है कश्मीर, याद रखिए अगर कश्मीर पाकिस्तान की जुगुलर वेन है ना, तो इंडिया कश्मीर को अपना क्राउन हेड कहता है। कश्मीर इज अ हेड ओवर देयर बॉडी, ये याद रखिएगा। अगर हमारी ये जुगुलर वेन है तो कश्मीर इज द हेड ऑफ इंडिया। तो एक बॉडी हेड के बगैर कैसे रह सकती है? उनके पर्सपेक्टिव को भी देखिए। आप तो कहते हैं ना हमारी टेरिटरी है, वो कहते हैं हमारी टेरिटरी है। और क्वेश्चन भी बताइए जरा। सर वो जो मुजाहिदीन कश्मीर में गए थे तो उन्होंने क्या किया सर कश्मीर में? फिर वो इंटरनेशनल स्पॉट, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड अभी तक कश्मीर जो है इंटरनेशनल स्पॉटलाइट में है। अदरवाइज इट वाज डेड। तो हम भी कहते हैं हमारी, लेकिन सर बेहतर तो है ना कि कौन हुक्मरानी कौन अच्छे से करता है उन पे, वो अब वाले तो उनको सर देखिए मेरी बात सुने, ये इस तरह की बातें ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट है, बंद करें इसको जरा। मैं आपको कहता हूँ देखें, कश्मीर का जो इशू है उसको ग्लोबल सुपर पावर्स रिजॉल्व होने नहीं देती। रीजन बीइंग क्या है, राजीव गांधी कह रहा था कि वी वर वेरी क्लोज टू रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट, वेरी क्लोज, एंड द पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन द रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट वो सारे के सारे किसमें तबाह हो गए? क्रैश में तबाह हो गए। और 8-9 महीने के बाद राजीव गांधी को भी कत्ल कर दिया गया। सर आवाज नहीं आ रही। अरे बेटा आ रही है सर जी, आ रही है सर। क्या कह रहा हूँ कि जो भी ये बेसिकली इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। तो पहले जनरल जिया को शहीद किया गया, बाद में राजीव गांधी को भी कत्ल कर दिया गया। और राजीव गांधी ने कहा था कि मेरे पास एविडेंस है, वी वर वेरी क्लोज, वी वर ऑलरेडी हैविंग आवर मैप बीइंग डिसाइडेड टू रिजॉल्व द कश्मीर। और दूसरी बात ये है, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने फूड फॉर थॉट के लिहाज से कश्मीर के सोल्यूशन के 4-5 मंसूबे दिए। एंड मनमोहन एंड मुशर्रफ दे वर वेरी क्लोज टू रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट। लेकिन व्हाट हैपन, पाकिस्तान के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ कि परवेज मुशर्रफ को घर जाना पड़ गया। तो मतलब क्या है, देयर आर अ फ्यू थिंग्स। आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्टूडेंट, एक सेकंड बेटा, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आई वुड बी सजेस्टिंग यू टू गो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ गेम थ्योरी। गेम थ्योरी के जो टूल्स हैं, 29 डिफरेंट टूल्स हैं इसके, उनमें से कोई 2-4 टूल्स पढ़ के देखें कि आपको पता चलेगा कि हाउ जो थर्ड पार्टी दे गेट एडवांटेज ऑफ द फाइट ऑफ टू राइवल स्टेट्स। क्वेश्चन और बताइए यार बेटा, जनरल बातें ना करें, लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कीजिए प्लीज। जी बेटा। सर आपने कहा कि जनरल मुशर्रफ ने 5-6 उनके सामने रखे थे प्रेस सेक्टर्स, तो उसका मसला ये है कि उस वक्त पाकिस्तान में सिनेरियो क्रिएट करने वाले कौन थे, जो बैड सिनेरियो था? आपने कभी ये महसूस किया कि पाकिस्तान में
ये जो लाल लाल की मूवमेंट में पूरे पाकिस्तान में इतना ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट कैसे हो जाता है? कौन इनको मॉनिटर करता है? कौन इनको ट्रिगर करता है? कौन इस तरह की मूवमेंट्स? पाकिस्तान के अंदर ये जो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से जिस तरीके से फर्स्ट अरब स्प्रिंग आई थी और लीडरलेस रेवोल्यूशंस वन आफ्टर अनदर, द होल मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स दे वर फॉलिंग लाइक द हाउस ऑफ कार्ड्स, तो ये दे आर बेसिकली knowing about ourselves more than even us, and they persuade directly or indirectly, and this is how they basically try to influence our perception, our liking, disliking. आपने कभी फेसबुक ओपन किया है? वो आप सुबह को करें, फॉर इंस्टेंस अगर मैं ओपन करता हूँ, उस्मान अस्करी लिखा हुआ मेरा नाम, वो कहते हैं गुड मॉर्निंग उस्मान अस्करी, इट्स वेरी सनी आउटसाइड हियर, क्या करेंगे? बेसिकली they are basically doing what? They are basically trying to influence our perceptions, our needs, our liking, disliking. दोपहर को करो, इवनिंग करो, बकायदा वेलकमिंग नोट्स आते हैं आपको। मेरे कहने का मतलब है ये इस तरह की जो डिस्कशंस है ना, इस तरफ लेने जाने के बजाय आई वुड बी सजेस्टिंग यू कि आप पाकिस्तान के अंदर जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जिसकी वजह से ये सारा मामला खत्म हो गया। आप इसके ऊपर रिसर्च करें और यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट कि वो एक्चुअली हुआ क्या था। बट आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट देयर आर सम vested interest of global powers which are not willing to see this issue being resolved between Pakistan and India. This is what I'm saying. Next, please. थैंक यू सर, जब ये सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था तो यूएस जब हम पे पाबंदियां लगाता था तो हमने उनको मानी भी थी कि मतलब ऐसी बस वो हम पे लगा रहा था पाबंदियां। जैसा बेटा ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई है ना, दुनिया के ममालिक उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, जो उससे साथ करता है अमेरिका उसके पे भी पाबंदियां लगा देता है, तो लगाते हैं वो। 90s का डेकेड इज नोन एज द डेकेड ऑफ सैंक्शंस, डेकेड ऑफ sanctions, not only for Pakistan but many other countries of the world as well, and the United States of America was imposing sanctions over the states which were not being liked by the US. अच्छा बेटा, अब सुनना मेरी बात, क्विज होना है आपका, और आई वुड बी सजेस्ट ये जो है इसको भी मैं ऊपर इसको कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, इसको भी आप इनको इनकॉर्पोरेट कर लें। फॉरेन पॉलिसी के सारे फेजेस का, ये जो 6 फेजेस मैंने आपको पढ़ाए उन सब का क्विज होना है, और नेक्स्ट इमीडिएट क्लास में होना, क्लास से पहले एक दिन हो जाना है। तो ये रीडिंग्स भी अवेलेबल मैंने ग्रुप में कर दी थी, ये लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, सारा गो थ्रू कर लें, पढ़ लें अच्छी तरीके से। और नोट प्रॉब्लम हो, नोट्स ग्रुप के अंदर है बेटा, देखें जाके। थर्सडे को हो जाएगा सर ग्रुप जी, थर्सडे को क्विज हो जाएगा सारे फॉरेन पॉलिसी का। आई थैंक यू, मस्ट सी यू इंशाल्लाह। सर एक क्वेश्चन है सर। जी बेटा। सर आपसे पूछना था कि ये अफगान महाजरीन का ये जो पाकिस्तान में है सर, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बोझ है, तो सर इनका क्या फ्यूचर है? पाकिस्तान इनको वापस क्यों नहीं भेज रहा सर? भेज रहा है बेटा, आहिस्ता आहिस्ता चले जाएंगे इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह